हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवल कुमार। चलिए वॉकर ऑफ द वर्ल्ड्स की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिन म्यू विचार कर रहा था कि क्या ये स्पिरिट फ्रूट खाने का सही समय है या उसे बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 7th स्टेज तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए। बीस्ट इस फल को खाने के लिए लड़ रहे थे और वह एप बीस्ट 7th स्टेज में था। शायद मुझे भी कम से कम बॉडी टेम्परिंग स्टेज के 7th स्टेज पर होने तक इंतजार करना चाहिए, लिन म्यू ने सोचा। उसे नहीं पता था कि उस फल का उस पर क्या प्रभाव होगा, इसलिए लिन म्यू को लगा कि इसे खाने से पहले थोड़ा और शक्तिशाली होना बेहतर होगा। इसलिए लिन म्यू ने उस अंगूर के आकार के बैंगनी फल को दूर रख दिया। लिन म्यू खड़ा हुआ और जंगल में कुछ बीस्ट्स का शिकार करने जाने का निर्णय लिया। उसे अपने प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक मांस की जरूरत थी। इसलिए वह जंगल में गया और कुछ बीस्ट्स की तलाश की। जब तक लिन म्यू शिकार कुटिया हंटिंग शैक में वापस लौटा, तब तक अंधेरा हो चुका था। इस बार वो 2 बीस्ट्स को मारने में सफल रहा था। एक ब्लैक हॉर्न रैबिट था और दूसरा रेड स्नाउट बोर का बच्चा। ये 2 बीस्ट्स उसे बहुत अधिक मांस नहीं देंगे, लेकिन कम से कम 2 समय के भोजन के लिए पर्याप्त होने चाहिए। लिन म्यू ने बोल्डर कोलैप्सिंग फिस्ट का अपना अभ्यास जारी रखा और प्रशिक्षण सत्र के अंत में खुद को लगातार सुधारते हुए पाया। फिर उसने अपना रात का भोजन किया और कामिंग हार्ट सूत्र का जाप किया। कामिंग हार्ट सूत्र का जाप समाप्त करने के तुरंत बाद जब वो सोने ही वाला था, उसे महसूस हुआ कि एक स्पेशल रिफ्ट खुलने वाला है। स्पेशल रिफ्ट शिकार कुटिया से कुछ ही फीट की दूरी पर खुला, इसलिए उसे रात में जंगल में जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। लिन म्यू ने स्पेशल रिफ्ट के अंदर खोज की और इस बार उसे एक छोटा कंकड़ मिला। उसने इसे ध्यान से देखा, लेकिन इसमें उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। लिन म्यू पूरी तरह से थक चुका था और सो गया। स्लीपस्केप में उसने आज के प्रशिक्षण को याद किया और उसका विश्लेषण किया और अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश की। उसने स्लीपस्केप में अपना अभ्यास जारी रखा और ब्रीदिंग टेक्निक और फिस्ट रूटीन के बीच अपने समन्वय में सुधार किया। जागने के बाद वो स्नान करना चाहता था, क्योंकि कल बहुत आलस और थकान महसूस होने के कारण उसने स्नान नहीं किया था। झरने का पानी और ठंडा हो गया था, जो आने वाली सर्दियों का संकेत था। जब लिन म्यू वहां था, तब उसने कुछ खट्टे सेब भी तोड़े। उसके पास एक विचार था जिसे वह आजमाना चाहता था। शिकार कुटिया में उसने ब्लैक हॉर्न रैबिट के मांस में कुछ मसालों और सामग्रियों को मिलाया, लेकिन इस बार उसने एक खट्टे सेब को भी बारीक काटकर स्टू में डाल दिया। जब तक स्टू तैयार हुआ, उसने अभ्यास किया। बर्तन से एक अलग ही सुगंध सूंघी जा सकती थी। स्टू में थोड़ा खट्टापन था जिसने मसालों को संतुलित किया और मांस की अतिरिक्त चर्बी को कम कर दिया। लिन म्यू को इसका स्वाद ताजा लगा और उसने सोचा कि उसे इस विधि से अधिक बार खाना बनाना चाहिए। लिन म्यू कुछ बीस्ट्स का शिकार करने के लिए फिर से जंगल में गया। जंगल में रहते हुए उसने लड़ने की आवाजें सुनी। उसने अपना नियमित मार्ग लिया था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने उस मार्ग पर लोगों को देखा था। उसने आवाजों का पीछा किया और एक खाली जगह पर पहुंचा जो मानव निर्मित लग रही थी। एक निश्चित दायरे में पेड़ों को साफ कर दिया गया था। वो कुछ दिन पहले यहां आया था और तब पेड़ वहीं थे। वो आवाज के स्रोत की ओर बढ़ता रहा और 1 मिनट बाद वहां पहुंच गया। लिन म्यू ने एक झाड़ी के पीछे से झांका और पुरुषों के एक समूह को 3 स्टील बैक वुल्व्स से लड़ते हुए देखा। जमीन पर स्टील बैक वुल्व्स के 4 शव पड़े थे, जिन्हें शायद उन पुरुषों ने मारा था। उसने उनके कवच को करीब से देखा और प्रत्येक व्यक्ति पर एक प्रतीक देखा। ये फियर्स ब्लड मर्सनरीज का प्रतीक था। वे शायद उन मर्सनरी समूहों का हिस्सा थे जो इस सप्ताह शहर आए थे। स्टील बैक वुल्व्स से 5 लोग लड़ रहे थे, जिनमें से 2 कई जगहों पर घायल थे और लड़ते समय उनसे खून टपक रहा था। बाकी 3 मर्सनरीज घायल नहीं लग रहे थे, लेकिन उनके कवच पर पंजे के कई निशान और खरोंचे देखी जा सकती थी। लिन म्यू ने पीछे हटने और उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। शिकारियों के बुनियादी शिष्टाचारों में से एक ये था कि जब तक पूछा न जाए या वे तत्काल खतरे में न हो, दूसरे शिकारी की लड़ाई में शामिल न हो। लिन म्यू केवल अनुमान लगा सकता था कि मर्सनरीज के लिए भी ऐसा ही होगा। उसने 5 मिनट तक मर्सनरीज को लड़ते हुए देखा, जब तक कि एक और मर्सनरी घायल नहीं हो गया और उसका खून बहने लगा। उन्होंने शेष स्टील बैक वुल्व्स में से एक को मारने में भी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि स्टील बैक वुल्व्स का पलड़ा भारी था और मर्सनरीज थक गए थे। लिन म्यू देख सकता था कि वे धीमे हो रहे थे और गलतियां कर रहे थे। लगे रहो भाइयों, हमारे पास बस ये 2 बीस्ट्स बचे हैं और फिर हम पूरे महीने आराम कर सकते हैं। उन मर्सनरीज में से एक बोला जो घायल था। धिक्कार है, मुझे पता था कि हमें पहले ही पीछे हट जाना चाहिए था। अब तो हमारे पास उसके लिए पर्याप्त स्टैमिना भी नहीं बचा है। उस मर्सनरी ने शिकायत की जो अभी अभी घायल हुआ था। तुम दोनों चुप रहो और बीस्ट्स पर ध्यान दो, उस आदमी ने चिल्लाकर कहा जो उनका नेता लग रहा था। लड़ते समय मर्सनरीज में से एक चकमा देते समय अपना कदम चूक गया और गिर गया।
इस अवसर का लाभ उठाते हुए भेड़ियों में से एक गिरे हुए आदमी पर झपटा। नहीं, बीस्ट को रोको, नेता चिल्लाया और उसने बीस्ट को रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका क्योंकि बीस्ट बहुत तेज था और दूसरे स्टील बैक वुल्फ ने भी मर्सनरीज को बीच में ही रोक दिया था। घायल मर्सनरी जो गिर गया था वह अभी भी गिरने के प्रभाव से उबर रहा था और समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। सभी मर्सनरीज तनाव में थे और पहले ही स्वीकार कर चुके थे कि वे अपने एक साथी को खोने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वे सदमे में देखते रहे, हवा में उछला हुआ स्टील बैक वुल्फ अचानक एक प्रचंड बल से टकराया और एक पेड़ से जा टकराया। जब मर्सनरीज ने उस स्टील बैक वुल्फ को देखा जिसे दूर फेंक दिया गया था, तो उन्होंने पाया कि उसकी खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा गायब था। जो मर्सनरी गिरा था उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि लिन म्यू उसके ऊपर हॉर्स स्टांस में खड़ा था और उसका दाहिना हाथ फैला हुआ था। वो स्टील बैक वुल्फ के विभत्स अवशेषों को उसकी मुट्ठी और उसके चेहरे पर चिपका हुआ देख सकता था। दूसरा स्टील बैक वुल्फ अपने साथी की अचानक मौत से घबरा गया था। मर्सनरीज ने इसका फायदा उठाया और एक समन्वित पिंसर अटैक से बीस्ट को मार डाला, जिससे वो बच नहीं सका। खतरा टल जाने के बाद सभी मर्सनरीज ने राहत की सांस ली। अपनी नसों के शांत होने के बाद नेता उस व्यक्ति की ओर मुड़ा जिसने उनके साथी को बचाया था। विचाराधीन व्यक्ति अभी भी हॉर्स स्टांस में खड़ा था और उसकी आंखें बंद थी। लिन म्यू इस समय उस भावना को अपने मन में उतारने की कोशिश कर रहा था जो उसे बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट को अंजाम देते समय मिली थी। वह अभी इस टेक्निक को लगभग पूरी तरह से निष्पादित करने में सक्षम हो गया था, लेकिन इसमें अभी भी वाइटल एनर्जी के उचित उपयोग की कमी थी। ऊर्जा का जो सर्पिल उसके हाथ में बना था वो ठीक से निकलने से पहले ही ढह गया। लिन म्यू ने किसी को पुकारते हुए सुना और अपनी आंखें खोली। हमारे साथी को बचाने के लिए धन्यवाद लड़के, समूह के नेता ने कहा जो लिन म्यू के सामने खड़ा था। हाँ, ये ठीक है, लिन म्यू ने अजीब तरह से कहा। लिन म्यू उम्मीद कर रहा था कि वे थोड़े गुस्से में होंगे, लेकिन यह उसकी सोच से बिल्कुल अलग था। चूंकि लिन म्यू मार्शल टेक्निक की भावना को याद करने पर इतना केंद्रित था, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका चेहरा खून से सना हुआ था और जब उसने बात की तो कुछ खून उसके मुंह में चला गया और उसे घृणा में थूकना पड़ा। वो घिनौना था, लिन म्यू ने सोचा। मर्सनरीज का नेता भी लिन म्यू की अजीब प्रतिक्रिया और उसके बाद थूकने की क्रिया से थोड़ा स्तब्ध था। अन्य मर्सनरीज भी अपने घायल साथी को उठाने और सहारा देने के लिए एकत्र हुए थे। वे उसे लिन म्यू के पास लाए और बोले, हम आपको अपना तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम आपको हमारे साथी को बचाने के लिए पुरस्कृत करना चाहते हैं, नेता ने कहा। लिन म्यू मर्सनरीज के प्रस्ताव से थोड़ा हैरान था और जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या मुझे स्टील बैक वुल्फ का मांस मिल सकता है? बस इतना ही? नेता ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, आपने जो सहायता हमें प्रदान की है उसके लिए वो पर्याप्त नहीं है। आपको कम से कम एक पूरा बीस्ट का शव लेना होगा, उस मर्सनरी ने कहा जो लगभग उस बीस्ट द्वारा मारा ही गया था। नहीं, अभी मुझे केवल बीस्ट के मांस की आवश्यकता है, लिन म्यू ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। लेकिन आपके जैसे रुतबे वाले व्यक्ति के लिए आप उससे कहीं अधिक के हकदार हैं, नेता ने कहा। नेता की बात सुनकर लिन म्यू की भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। उसे समझ नहीं आया कि नेता का आपके जैसे रुतबे वाले व्यक्ति से क्या मतलब था। हाँ, एक मार्शल सेक्ट के शिष्य के रूप में आप कानूनी रूप से अधिक की मांग कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, एक अन्य मर्सनरी ने कहा। लिन म्यू को आखिरकार समझ आ गया कि मर्सनरीज इतने उदार और विनम्र क्यों हो रहे थे। उन्होंने उसे गलती से एक मार्शल सेक्ट का शिष्य समझ लिया था। लिन म्यू ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी और उसकी कम उम्र को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उन्होंने गलती से मान लिया था कि वह एक मार्शल सेक्ट का शिष्य था, क्योंकि बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 8th स्टेज का व्यक्ति भी स्टील बैक वुल्फ की सख्त खोपड़ी को फाड़ना लगभग असंभव पाएगा। ठीक है, फिर मैं उतना मांस ले लूंगा जितना आप दे सकें, लिन म्यू ने एक पल सोचने के बाद उत्तर दिया। लिन म्यू ने सोचा कि अब जबकि उसके पास एक शक्तिशाली बीस्ट का मांस प्राप्त करने का यह मुफ्त अवसर है, तो वह इसे ले ही ले और मर्सनरीज के अनुमान को सही न करे। लिन म्यू का उत्तर सुनकर नेता ने 2 मर्सनरीज को स्टील बैक वुल्व्स तैयार करने का आदेश दिया, जबकि शेष 2 ने अपनी चोटों का ध्यान रखा। मर्सनरीज के नेता ने लिन म्यू को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और उसे वाइन गॉड की पेशकश की, जिसे उसने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। मर्सनरीज के अपना काम पूरा करने की प्रतीक्षा करते समय लिन म्यू ने नेता से कुछ प्रश्न पूछने और कुछ जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया। आप किस मर्सनरी कंपनी से हैं? लिन म्यू ने पूछा। मैं फियर्स ब्लड मर्सनरी कंपनी से यान जोंग हूं, और भाई, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? लिन म्यू नहीं जानता था कि उसे उस आदमी को अपना असली नाम बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर एक पल सोचने के बाद उसने उसे अपना असली नाम बताने का फैसला किया। भले ही उसने किसी तरह एक सेक्ट के शिष्य के रूप में उसकी पहचान को सत्यापित करने की कोशिश की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका नाम काफी सामान्य था। मेरा नाम लिन म्यू है। तो ये भाई लिन म्यू हैं।
कृपया मेरा औपचारिक अभिवादन स्वीकार करें, यान जोंग ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। लिन न्यू एक बार फिर यान जोंग द्वारा दिखाई गई शिष्टता के स्तर से हैरान था। वास्तव में यह अब तक की सबसे अधिक शिष्टता थी जो किसी ने उसके प्रति दिखाई थी। इसने उसे एक कल्टिवेटर की प्रतिष्ठा की याद दिला दी, वह भी जो एक सेक्ट से संबंधित था, भले ही वह केवल एक मार्शल सेक्ट था, न कि कल्टिवेटर सेक्ट। मार्शल सेक्ट्स को कल्टिवेशन सेक्ट्स से निम्न माना जाता था और उनमें से कई आमतौर पर कल्टिवेशन सेक्ट्स के अधीनस्थ थे। मार्शल सेक्ट्स शिष्यों को बॉडी टेम्परिंग रेल्म में प्रशिक्षित करते थे और सबसे प्रतिभाशाली शिष्य आगे जाकर कल्टिवेशन सेक्ट में शामिल हो जाते थे। कई मार्शल सेक्ट्स शहरों की सेनाओं के लिए विशिष्ट सैनिकों को भी प्रशिक्षित करते थे। वुलिम शहर के विशिष्ट शहर रक्षकों को भी कुछ मार्शल सेक्ट्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। आप लोग किस शहर से हैं? लिन न्यू ने पूछा। हम दक्षिण में शियांगवाई शहर से हैं। यह एक बड़ा शहर है जिसमें कई मर्सनरी कंपनियां स्थित हैं, यान जोंग ने उत्तर दिया। लिन न्यू ने पहले शियांगवाई शहर के बारे में सुना था। ये वुलिम शहर से बड़ा था और उससे अधिक समृद्ध भी था। गाड़ी से वहां पहुंचने में 15 दिन लगते थे। लिन न्यू ने तब शहर में प्रवेश करने वाले कई मर्सनरी समूहों के बारे में सोचा और कारण के बारे में आश्चर्य किया। क्या आप जानते हैं कि इतने सारे मर्सनरी समूह नॉर्दर्न टाउन में क्यों आ रहे हैं? लिन न्यू ने जिज्ञासु भाव से पूछा। जहां तक मुझे पता है, वुलिम शहर के मेयर ने अपने लिए बीस्ट्स का शिकार करने के लिए कई मर्सनरी कंपनियों को नियुक्त किया है, यान जोंग ने उत्तर दिया। किस तरह के बीस्ट्स? लिन न्यू ने पूछा। हमें अधिक से अधिक बीस्ट्स का शिकार करने के लिए कहा गया था। एकमात्र आवश्यकता यह थी कि वे बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 5th स्टेज से ऊपर होने चाहिए, यान जोंग ने उत्तर दिया। उसने लिन न्यू के प्रश्न का उत्तर एक तरह से दे दिया क्योंकि सामान्य शिकारी मुश्किल से ही बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 7th स्टेज के एक भी बीस्ट का शिकार कर पाएंगे। यदि मेयर बड़ी संख्या में बीस्ट चाहता था तो केवल मर्सनरी कंपनियां ही इतने सारे शक्तिशाली बीस्ट का शिकार कर सकती थी। तो आप इतने समय से यही शिकार कर रहे हैं? लिन न्यू ने कहा। हाँ, हम यहाँ 1 सप्ताह से शिकार कर रहे हैं, जबकि विशिष्ट समूह 1 महीने से अधिक समय से जंगल के गहरे हिस्सों में शिकार कर रहे हैं। हमें अपनी ताकत के आधार पर कई समूहों में विभाजित किया गया था और शिकार करने के लिए जंगल के अलग अलग क्षेत्र आवंटित किए गए थे, यान जोंग ने विस्तार से बताया। लिन न्यू को नहीं पता था कि मर्सनरीज 1 महीने से अधिक समय से जंगल में शिकार कर रहे हैं। उसने सोचा, जब वह अभी भी शहर में रह रहा था तब उसने किसी को क्यों नहीं देखा। उसका दिमाग फिर स्टील बैक वुल्व्स की ओर चला गया। वे जंगल में इतनी दूर कैसे आ गए? वे इससे कहीं अधिक गहराई में रहते थे। आप यहाँ स्टील बैक वुल्व्स के पास कैसे आए? लिन न्यू ने पूछा। हमने यहाँ से कुछ दूरी पर इस छोटे झुंड को देखा था। हम पास में ही आराम कर रहे थे जब मेरे एक साथी ने उनके रोने की आवाज सुनी। हम जांच करने गए और अनजाने में उन्हें सतर्क कर दिया। लेकिन क्या वे इससे कहीं अधिक गहराई में नहीं रहते? लिन न्यू ने सवाल किया। यान जोंग भी थोड़ा भ्रमित लगा और उत्तर देने से पहले 1 मिनट के लिए चुप रहा। हमने अन्य मर्सनरी समूहों से सुना है कि एक स्पिरिट बीस्ट कई हिंसक बीस्ट को उनके क्षेत्रों से डराकर भगा रहा है। लिन न्यू ने अनुमान लगाया था कि यह कोई शक्तिशाली हिंसक बीस्ट था जो अन्य बीस्ट को डरा रहा था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यह एक स्पिरिट बीस्ट होगा। क्या वे जानते हैं कि यह किस तरह का स्पिरिट बीस्ट है? लिन न्यू ने पूछा। नहीं, उन्होंने इसे अभी तक नहीं देखा है। उन्होंने अब तक केवल इसकी दहाड़ सुनी है। लिन न्यू को क्रिम्सन फैंग मर्सनरीज का वह समूह याद आया जिस पर एक स्पिरिट बीस्ट ने हमला किया था। क्या यह वही स्पिरिट बीस्ट हो सकता है जिसने क्रिम्सन फैंग मर्सनरीज के समूह पर हमला किया था? लिन न्यू ने जोर से सोचा। लिन न्यू की बात सुनकर यान जोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह, आप इसके बारे में जानते हैं? हाँ, मैंने कुछ दिन पहले शहर में घायल मर्सनरीज को देखा था, लिन न्यू ने उत्तर दिया। इसी समय अन्य मर्सनरीज में से एक वापस आया और बोला, वो क्रिम्सन फैंग मर्सनरी जो गंभीर रूप से घायल था 2 दिन पहले मर गया। लिन न्यू और यान जोंग उस आदमी की ओर मुड़े जो आया था। यह उन मर्सनरीज में से एक था जो स्टील बैक वुल्व्स के खिलाफ लड़ाई में घायल हो गया था। अब उसकी पट्टी बंधी हुई थी। ये छोटा हाव है, यान जोंग ने परिचय कराया। लिन न्यू ने सिर हिलाया और बोला, जब मैंने उसे देखा था तब उसे वास्तव में बहुत गंभीर चोटें आई थी। हाँ, इस वजह से क्रिम्सन फैंग मर्सनरीज बहुत नाराज हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट टीमों को स्पिरिट बीस्ट को खोजने और मारने के लिए कहा है, यान जोंग बोला। क्या उन्हें इसे ढूंढने में कोई सफलता मिली? लिन न्यू ने पूछा। नहीं, वे अभी भी इसकी तलाश कर रहे हैं। लिन न्यू और अन्य 2 आदमी जल्द ही चुप हो गए और वह बस बीस्ट की खाल उतारे जाने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद वे मर्सनरीज लिन न्यू के पास मांस लेकर आए। उन्होंने मांस को छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया था। 3 स्टील बैक वुल्व्स के मांस का कुल वजन 80 किलोग्राम से थोड़ा अधिक था। लिन न्यू बॉडी टेम्परिंग स्टेज के 6th स्टेज में था, इसलिए उसके लिए इतना वजन उठाना उतना मुश्किल नहीं था। अलविदा भाई लिन न्यू, हम फिर मिलेंगे, यान जोंग ने कहा।
शिकार कुटिया लौटने से पहले लिन म्यू ने पूरे समूह को विदाई दी। मुझे आज बहुत सारा मांस मिला, मैं इसका स्वाद चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। स्टील बैक वुल्व्स बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 7th स्टेज में हैं, इसलिए वे वाइटल एनर्जी से बहुत भरपूर होंगे, लिन म्यू ने उत्साह के साथ सोचा। सूर्यास्त तक अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए लिन म्यू ने बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का अभ्यास जारी रखने का निर्णय लिया। लिन म्यू मुद्रा में खड़ा हुआ और मार्शल टेक्निक का प्रदर्शन किया। वो सूर्यास्त के कुछ घंटों बाद तक अभ्यास करता रहा। 1 और घंटे के अभ्यास के बाद वह रात का खाना खाने के लिए रुका। उसने स्टील बैक वुल्फ के मांस को भूना था, जिससे एक अद्भुत सुगंध आ रही थी। उसने मांस खाया और रेड स्नाउट बोर की तुलना में वाइटल एनर्जी में तुरंत अंतर महसूस किया। वाइटल एनर्जी का घनत्व लगभग 2 गुना था। लिन म्यू पैर मोड़कर बैठ गया और कामिंग हार्ट सूत्र का जाप करने लगा। वो तभी रुका जब लगभग 70% वाइटल एनर्जी आत्मसात असिमिलेटेड हो गई। उसने आधी रात तक बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का अभ्यास जारी रखा, जब उसे महसूस हुआ कि स्पेशल रिफ्ट खुलने वाला है। उसका हाथ हमेशा की तरह उसके अंदर खिंच गया। इस बार की वस्तु कपड़े का एक टुकड़ा थी, जो फटा हुआ और क्षतिग्रस्त लग रहा था। उसने इसे रिंग में रख दिया और सोने के लिए कुटिया में दाखिल हुआ। मुझे लगता है कि अब वह समय दूर नहीं है जब मैं बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट को पूरी तरह से निष्पादित करने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे जल्द ही बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 7th स्टेज में भी कदम रखना चाहिए, लिन म्यू ने विचार किया। उसे नहीं पता था कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसके पास कामिंग हार्ट सूत्र था। स्काई प्रीसेप्ट सेक्ट, द ग्रैंड पैलेस स्काई प्रीसेप्ट सेक्ट के पेट्रियार्क भव्य हॉल के मुख्य भाग में सिंहासन पर बैठे थे। हॉल में इस समय दर्जनों पुरुष और महिलाएं उपस्थित थे। ये स्काई प्रीसेप्ट सेक्ट का भव्य हॉल था, जहां हर दिन दुनिया हिला देने वाले फैसले लिए जाते थे। पेट्रियार्क ने एक सादा सफेद वस्त्र पहना हुआ था। वर्तमान में बोल रहे काले वस्त्र पहने बड़े आर्मामेंट पवेलियन के हेड एल्डर थे। हमने सफलतापूर्वक प्रोफंडिटी कार्विंग शील्ड को रिफाइन कर लिया है, उन्होंने कहा। उत्कृष्ट, अगली रिपोर्ट, पेट्रियार्क ने कहा। हेड एल्डर हाँ सामने आए। अभिवादन पेट्रियार्क, आगामी ट्रायल्स की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोशिश करें और देखें कि क्या इस बार कुछ और स्थान बढ़ाए जा सकते हैं, पेट्रियार्क ने कहा। ट्रायल ग्राउंड्स उतने अनुकूल होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, हेड एल्डर हाँ ने उत्तर दिया। सेकंड ग्रैंड एल्डर ने मुझे सूचित किया है कि ट्रायल ग्राउंड का फॉर्मेशन इस वर्ष अधिक शिष्यों को समायोजित करने के लिए तैयार है, पेट्रियार्क ने कहा। हॉल में मौजूद लोग हैरान रह गए। सेकंड ग्रैंड एल्डर सेक्ट के 3 डाउ ट्रेडिंग रेल्म विशेषज्ञों में से एक थे। हेड एल्डर हाँ ने झुककर कहा, अगर सेकंड ग्रैंड एल्डर ने कहा है तो ये हो जाएगा। फिर पेट्रियार्क ने पूछा, स्पेशल डिस्टर्बेंस की जांच कैसी चल रही है? शिष्य पहले ही सेक्ट से प्रस्थान कर चुके हैं। पहली घटना के बाद से हर दिन स्पेशल डिस्टर्बेंस का पता चला है, हेड एल्डर हाँ ने उत्तर दिया। इसे ट्रेस करना बहुत जटिल है, पेट्रियार्क ने सवाल किया। हाँ, वे इसके स्रोत की पहचान नहीं कर सके। इसके बहुत अधिक आसार हैं कि यह किसी उच्च संसार, हायर वर्ल्ड से आया है, हेड एल्डर हाँ ने थोड़े डर के साथ उत्तर दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया। पेट्रियार्क ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरे विचार में डूब गए। 1 घंटे बाद उन्होंने घोषणा की, जांच में शामिल शिष्यों की संख्या बढ़ाएं और सुप्रीम ग्रैंड एल्डर तथा फर्स्ट ग्रैंड एल्डर को भी सूचित करें। उत्तरी जंगल में लिन म्यू सो रहा था, उन घटनाओं से बेखबर जो रहस्यमय अंगूर की रिंग मिलने के बाद से शुरू हुई थी। अगली सुबह लिन म्यू ने अपना नाश्ता किया और आज के शिकार की तैयारी की। वो कल नॉर्दर्न टाउन जाने वाला था। उसने चोर की लाश से लिया गया चमड़े का कवच पहना और अपनी छोटी तलवार को साफ किया। उसने फैसला किया कि वह और अधिक हथियार खरीदेगा। उसने आज मिलने वाले हर अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया, क्योंकि हो सकता था कि कल कमरा बुक करने के बाद वह लंबे समय तक यहाँ वापस न लौटे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का अगला भाग भी इसी तरह शुद्ध रूप में आपके लिए तैयार रखूं? शिकार के लिए कुछ चारा जुटाने के विचार से लिन म्यू जालों, ट्रैप्स की ओर गया और जांच की कि क्या उनमें कोई बीस्ट फंसा है। उसने सभी 6 जालों की जांच की और उसे 2 कांटेदार पूंछ वाले चूहे, थॉर्न टेल रैट्स, मिले। उसने उन्हें मार दिया और बाद में चारे के रूप में उपयोग करने के लिए अंगूठी, रिंग में रख लिया। फिर लिन म्यू ने अपना रास्ता बदला और जंगल के गहरे हिस्से में प्रवेश किया। जंगल आज भयानक रूप से शांत लग रहा था और यहाँ तक कि हवा भी थम गई थी। लिन म्यू ने पहले उन साफ मैदानों, क्लियरिंग्स के पास खोजबीन शुरू की जहाँ कुछ बीस्ट रहते थे। उसने कई मैदानों की जांच की, लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिला। फिर उसने क्षेत्र के उन तालाबों के पास जांच करने का फैसला किया जहां बीस्ट पानी पीने आते थे। उसे कुछ छोटे पक्षी बीस्ट मिले, लेकिन वे पकड़ने लायक नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया। लिन म्यू ने 2 घंटे बीस्ट की खोज में बिताए, लेकिन फिर भी कोई नहीं मिला। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि वह इस तरह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा, उसने थॉर्न टेल रैट के शवों में से एक को निकाला और उसका खून बहाने के लिए उसका पेट चीर दिया। उसने खून को चारों ओर फैला दिया,
जिससे उसकी गंध फैल गई और शव को जमीन पर गिरा दिया। लिनमो फिर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया और एक बीस्ट के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। उसे 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उसे वो बीस्ट दिखाई नहीं दिया। वो बीस्ट एक बड़ा बैल था जिसके दांत अस्वाभाविक रूप से लंबे और तेज थे। यह एक रेजर मो ऑक्स था जो उत्तरी जंगल का काफी खतरनाक बीस्ट था। इसके बड़े घुमावदार सींग थे और इसके खुर ऐसे चमक रहे थे जैसे पॉलिश की हुई धातु के बने हों। इसके नीले और काले रंग के फर ने इसे आसानी से पहचान में आने वाला बना दिया था। बीस्ट को देखकर लिनमो ने अपना थूक निगला। वो जानता था कि इस बीस्ट का शिकार करना उसके लिए एक कठिन कार्य होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नवल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। रेजर मो ऑक्स अब तक का सबसे शक्तिशाली बीस्ट था जिसका उसने शिकार करने की कोशिश की थी और यह एक हाई टियर का बीस्ट था। ये स्टील बैक भेड़ियों, स्टील बैक वुल्व्स और पीले गुच्छेदार तेंदुए, येलो टफ्टेड पैंथर से भी अधिक शक्तिशाली था। इसकी ताकत लगभग 9 स्टेज के बॉडी टेम्परिंग रेल्म विशेषज्ञ के बराबर थी। यहां तक कि 10th स्टेज का बॉडी टेम्परिंग रेल्म विशेषज्ञ भी अकेले इसका शिकार करना लगभग असंभव पाता। इसलिए लिनमो द्वारा इस बीस्ट को मारने की बहुत कम संभावना थी। बीस्ट का चार्जिंग हमला पेड़ों को 2 भागों में विभाजित करने के लिए पर्याप्त था और इसके खुर चट्टानों को कुचल सकते थे। लिनमो समझदारी से शांत रहा और बीस्ट के थॉर्न टेल रैट को खाकर जाने का इंतजार किया। कुछ मिनटों बाद उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए उसने झांक कर देखा। एक बार जब उसने पुष्टि कर ली कि बीस्ट चला गया है तो वो चट्टान के पीछे से बाहर आया। लिनमो ने उस दिशा की जांच की जहां रेजर मो ऑक्स गया था और उसके विपरीत दिशा में चला गया, क्योंकि वो निश्चित रूप से उसका सामना नहीं करना चाहता था। वो कुछ मिनटों तक चला और उसे एक अच्छी जगह मिली जो किसी अनजान बीस्ट पर हमला एम्बुश करने के लिए अच्छी थी। उसने एक बार फिर थॉर्न टेल रैट का पेट चीर दिया और उसे जमीन पर बहने दिया। इस बार एक बड़े पेड़ के पीछे छिपने के बाद बीस्ट को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने बीस्ट को देखने के लिए झांका और पाया कि वह एक कायोटी जैसा दिखने वाला बीस्ट था। ये बीस्ट काफी हद तक एक सामान्य कोयोट जैसा दिखता था, सिवाय इसके कि यह बिल्कुल काला था और इसके शरीर पर हड्डियों के उभार बोन स्पर्स थे। वे उसके सिर के ऊपर से रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उसकी पूंछ के अंत तक फैले हुए थे। लिनमो को इस बीस्ट का नाम नहीं पता था क्योंकि उसने इसे पहली बार देखा था। उसने पहले कभी किसी शिकारी को शहर में ऐसा बीस्ट का शव लाते हुए नहीं देखा था। यह एक दुर्लभ बीस्ट हो सकता है और मैं शायद इसकी सामग्री बेचकर काफी पैसा कमा सकता हूं, लिनमो ने सोचा। लिनमो ने बीस्ट के थॉर्न टेल रैट को खाने के लिए करीब आने का इंतजार किया। लिनमो की स्थिति बीस्ट के लंबवत परपेंडिकुलर थी, जिससे उसे बीस्ट के प्रतिक्रिया देने से पहले हमला करने का लाभ मिला। वो बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का उपयोग करके बीस्ट को एक ही प्रहार में मारना चाहता था। लिनमो ने भेड़िए के सही स्थिति में आने का इंतजार किया और बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट की मुद्रा स्टांस में आ गया। जैसे ही बीस्ट सही स्थिति में आया, लिनमो आगे बढ़ा और बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का प्रहार किया, जिससे बीस्ट के सिर के किनारे पर मुक्का लगा। जैसे ही लिनमो की मुट्ठी बीस्ट के सिर से टकराई, उसे अपने हाथ में तीव्र झटके और दर्द का एहसास हुआ। बीस्ट की खोपड़ी स्टील बैक भेड़िए, स्टील बैक वुल्फ की तुलना में अधिक सख्त थी और टूटी नहीं। लिनमो ने एक ही वार में बीस्ट को खत्म करने की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा न होने पर वह हैरान रह गया। बीस्ट के मुंह से दर्द भरी चीख निकली, लेकिन वह मरा नहीं और केवल जमीन पर गिरकर सुन्ना डेज्ड हो गया। ये देखते हुए कि बीस्ट सुन्ना हो गया है, लिनमो ने छोटी तलवार निकाली और बीस्ट की गर्दन पर वार किया। ब्लेड मांस के अंदर चला गया, लेकिन बीस्ट की रीढ़ की हड्डी ने उसे रोक दिया। लिनमो ने तलवार पीछे खींच ली और पीछे कूद गया। उसने करीब आने से पहले बीस्ट के मरने का इंतजार किया। ये पुष्टि करने के बाद कि बीस्ट मर चुका है, लिनमो ने इसे अंगूठी रिंग में रख लिया। आखिरकार उसके पास कुछ ऐसा था जिसे वह कल शहर में बेच सकता था। लिनमो फिर शिकार की झोपड़ी में वापस चला गया, क्योंकि 1 घंटे में अंधेरा होने वाला था। उसने बीस्ट की खाल नहीं निकाली क्योंकि उसे नहीं पता था कि बीस्ट के किन हिस्सों का उपयोग किया जा सकता है। लिनमो का इरादा बीस्ट को पूरा रखने का था और जो व्यक्ति इसे खरीदेगा वही इसे तैयार करेगा। वह सारा सामान बेच देगा और मांस अपने पास रख लेगा। लिनमो ने शिकार की झोपड़ी के बाहर बड़े चूल्हे पर कुछ मांस पकने के लिए रख दिया, जबकि उसने अपना प्रशिक्षण ट्रेनिंग जारी रखा। उसने मांस पकने तक बोल्डर कलैप्सिंग फिस्ट का अभ्यास किया। फिर वह मांस खाने बैठ गया। खाते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, इसलिए उसने चारों ओर देखा। उसे कोई व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन झाड़ी के पास एक छोटा 4 पैरों वाला साया खड़ा दिखाई दिया। लिनमो करीब से देखने के लिए पास गया, लेकिन जब वो पास पहुंचा तो साया झाड़ी के पीछे गायब हो गया। साया ओझल होने के बाद
लिनमो अपना खाना खत्म करने के लिए वापस चला गया। रात के खाने के बाद उसने सोने के समय तक अपना प्रशिक्षण जारी रखा। जब वो सोने ही वाला था तो उसे एक विचार आया, आज स्पेशल रिफ्ट नहीं खुला, क्या आज यह नहीं आने वाला? लिनमो ने चेहरे पर थोड़े भ्रमित भाव के साथ सोचा। वो बिस्तर पर लेट गया और स्पेशल रिफ्ट के खुलने का इंतजार करने लगा। वो करीब 1 घंटे तक इंतजार करता रहा होगा, इससे पहले कि वो आखिरकार नींद में सो गया, क्योंकि वो प्रकट नहीं हुआ। लिनमो स्लीपस्केप में दिखाई दिया और अपना प्रशिक्षण जारी रखा। जब वो प्रशिक्षण ले रहा था तो उसने उन 2 अनोखे बीस्ट के बारे में सोचा जिन्हें उसने आज देखा था। मुझे नहीं लगता कि रेजर मो ऑक्स जैसे बीस्ट जंगल के उस हिस्से में रहते हैं। वे हाई टे बीस्ट हैं और जैसा कि मैंने शिकारियों से सुना है, वे जंगल के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, लिनमो ने सोचा। यहां तक कि कोयोट बीस्ट भी कुछ बिल्कुल नया है जिसे मैंने देखा है। मुझे यकीन है कि यह जंगल के इस हिस्से का मूल निवासी नहीं है। ये बीस्ट जंगल के इस हिस्से में क्यों दिखाई दे रहे हैं? लिनमो ने खुद से सवाल किया। ये समझते हुए कि इन विचारों पर विचार करने से कुछ हासिल नहीं होगा, लिनमो ने उन्हें अपने मन के पीछे धकेल दिया और अपना प्रशिक्षण जारी रखा। कुछ देर बाद उसे अचानक अपने सिर और फिर अपनी पीठ पर दर्द का अनुभव हुआ। मेरे शरीर में अचानक दर्द क्यों हो रहा है? लिनमो का यही आखिरी विचार था, इससे पहले कि उसकी चेतना स्लीपस्केप से गायब हो गई और वो जाग गया। लिनमो ने आंखें खोली और खुद को जमीन पर पड़ा पाया। उसका सिर शिकार की झोपड़ी के दरवाजे से सटा हुआ था। उसका दाहिना हाथ दरवाजे के ऊपर की ओर फैला हुआ था और वर्तमान में उसकी ओर खींचा जा रहा था, लेकिन दरवाजे के कारण वो रुक रहा था। लिनमो को स्थिति समझने में एक पल लगा। स्पेशल रिफ्ट, जब मैं सो रहा था तब ये खुल गया, लिनमो ने सोचा। उसने दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष किया क्योंकि उसका सिर उससे सटा हुआ था, जिससे उसके लिए अपने दूसरे हाथ को हिलाना मुश्किल हो गया था। थोड़े प्रयास के साथ लिनमो कुंडी खोलने में सक्षम हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसका हाथ बाहर की ओर खींच गया और उसके साथ उसका शरीर भी। वो अनाड़ीपन से खड़ा होने और उस स्थान की ओर चलने में सक्षम था जहां अंगूठी उसे खींच रही थी। लिनमो को जंगल के किनारे 100 मीटर तक चलना पड़ा, इससे पहले कि स्पेशल रिफ्ट आखिरकार खुल गया। जब उसका हाथ स्पेशल रिफ्ट में घुसा तो उसे लगा कि यह दरार, रिफ्ट, पहले से अलग है। लिनमो को ऐसा लगा जैसे उसका हाथ बहती नदी में डूब गया हो। यह वही एहसास था जो उसे तब हुआ था जब उसने सुगंधित अगरवुड बॉक्स के साथ 4 वेसल्स रेस्टोरेशन पिल्स प्राप्त की थी। अब वो फिर से कुछ कीमती मिलने के विचार से उत्साहित महसूस कर रहा था। चेहरे पर उत्साह के साथ लिनमो ने स्पेशल रिफ्ट की तलाशी ली। उसे ज्यादा देर तक तलाश नहीं करनी पड़ी क्योंकि वस्तु खुद ही उसे मिल गई, या यूं कहें कि उसके हाथ से टकरा गई। वस्तु काफी सख्त थी और जब वो उसे लगी तो उसे दर्द महसूस हुआ। वस्तु अंगूठी के अंदर जमा होने के बाद उसने अपना हाथ बाहर खींच लिया। लिनमो ने वस्तु की जांच करने के लिए उसे बाहर निकाला। इस बार की वस्तु एक थैली, पाउच थी जो उच्च गुणवत्ता वाले बीस्ट के चमड़े से बनी लग रही थी। थैली की बनावट और एहसास ने लिनमो को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कुछ ऐसा है जिसे केवल रईस या अमीर व्यापारी ही इस्तेमाल करेंगे। उसने अंदर देखने के लिए थैली खोली। पहली चीज जिसने उसका ध्यान खींचा वो थैली के अंदर से आने वाली चमक थी। चूंकि अभी रात का समय था और तारों के अलावा शायद ही कोई रोशनी थी, लिनमो यह नहीं समझ सका कि थैली के अंदर क्या है क्योंकि चमक ने अंदर की वस्तुओं को ढंक दिया था, जिससे उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था। लिनमो शिकार की झोपड़ी में वापस गया और जगह को रोशन करने के लिए एक दीपक जलाया। एक बार जब पर्याप्त रोशनी हो गई तो लिनमो ने थैली की सामग्री को झोपड़ी के अंदर मौजूद मेज पर डाल दिया। थैली से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे और जल्द ही मेज पर एक ढेर लग गया। पत्थर पारभासी, ट्रांसलूसेंट थे और हल्की सफेद रोशनी से चमक रहे थे। ढेर में लगभग 100 पत्थर थे, जिनमें से प्रत्येक पत्थर एक नाखून के आकार का था। लिनमो की निगाहें चमकते पत्थरों के ढेर पर टिकी थी। उसने एक को उठाया और पत्थर को पकड़ने वाले अपने हाथ से एक आरामदायक एहसास महसूस किया। यह एक स्पिरिट स्टोन है, लिनमो चिल्लाया। और यहां इनमें से बहुत सारे हैं, लिनमो ने ऊंची आवाज में सोचा। लिनमो ने पहले एक बार स्पिरिट स्टोन देखा था। ये 2 साल पहले की बात है जब वह वार्षिक युद्ध प्रतियोगिता देखने वुलिम शहर गया था। युद्ध प्रतियोगिता के शीर्ष 3 पुरस्कार स्पिरिट स्टोन्स थे। उस समय उत्तरी शहर के शीर्ष शिकारियों में से एक ने इसमें भाग लिया था और तीसरा पुरस्कार जीता था। तीसरा पुरस्कार एक अकेला स्पिरिट स्टोन था। जिस शिकारी ने इसे जीता था उसने उत्तरी शहर में आयोजित उत्सव के दौरान कई लोगों को इसे दिखाया था। लिनमो को तब इसे देखने का अवसर मिला था। वो शिकारी जिसने तब तीसरा पुरस्कार जीता था 6 महीने बाद एक कल्टिवेशन मैनुअल प्राप्त करके एक कल्टिवेटर बन गया। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उस शिकारी को कल्टिवेशन मैनुअल कहां से या किससे मिला, क्योंकि शिकारी ने कभी उन सवालों का जवाब नहीं दिया। वो शिकारी उत्तरी शहर के उन 2 शिकारियों में से एक है जो कल्टिवेटर हैं।
लिन मु के दिमाग में अनगिनत विचार चल रहे थे, इतने कि उसे खुद को जबरदस्ती शांत करने के लिए कामिंग हार्ट सूत्र का जाप करना पड़ा। एक बार जब वो शांत हो गया तो लिन मु ने व्यवस्थित रूप से उन कई बिंदुओं पर गौर किया जिनके बारे में उसने पहले सोचा था। उसने सबसे पहले उस थैली की जांच की जिसमें स्पिरिट स्टोन्स आए थे, किसी ऐसे प्रतीक या चिन्ह के लिए जो बता सके कि यह कहां से आया है या किसका है। लिन मु ने थैली का अंदर बाहर निरीक्षण किया और उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जो थैली के स्वामित्व की ओर इशारा कर सके। दूसरा, उसने स्पिरिट स्टोन्स की उत्पत्ति के बारे में सोचा। 4 वेसल्स रेस्टोरेशन पिल्स ट्राइकॉलरन पियोनिसेक्ट से आई थी, तो क्या ये स्पिरिट स्टोन्स भी वहीं से आए होंगे? लिन मु ने सोचा। दूसरी जगह जहां से ये आ सकते थे वो वुलिम शहर हो सकता है। केवल अमीर परिवार या मेयर के पास ही इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स हो सकते हैं, उसने आगे सोचा। तीसरा, लिन मु ने स्पिरिट स्टोन्स के मूल्य के बारे में सोचा। उसने स्पिरिट स्टोन्स गिने और पाया कि उनमें से ठीक 103 थे। भले ही वो जानता था कि कम से कम 100 हैं, फिर भी उनकी इतनी बड़ी मात्रा ने लिन मु को चौंका दिया। यहां तक कि जिस युद्ध प्रतियोगिता को लिन मु ने देखा था उसमें प्रथम पुरस्कार केवल 5 स्पिरिट स्टोन्स थे, जिसे शहर के एक व्यक्ति ने जीता था। वो कल्पना नहीं कर सकता था कि उसके पास मौजूद स्पिरिट स्टोन्स के बराबर कितने सोने के सिक्के होंगे। सबसे करीब जो चीज उनके मूल्य की तुलना कर सकती थी वो शायद 4 वेसल्स रेस्टोरेशन पिल्स थी। चौथा, लिन मु ने सोचा कि इन स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। सबसे स्पष्ट तरीका उन्हें अपने स्वयं के कल्टिवेशन के लिए उपयोग करना होगा, लेकिन उसके लिए उसे कल्टिवेशन मैनुअल प्राप्त करने तक इंतजार करना होगा। दूसरा सीधा तरीका उन्हें बेचना होगा, लेकिन यह तरीका निश्चित रूप से उसके सिर पर मुसीबत मोल लेगा। लिन मु ने सीधे तौर पर इस विचार को त्याग दिया। लिन मु ने फिर एक गहरी सांस ली और स्पिरिट स्टोन्स को थैली में रखकर अंगूठी में रख दिया। मैं इन स्पिरिट स्टोन्स के साथ जो भी करना चाहता हूं, सबसे पहले मुझे बहुत सावधान रहना होगा। कम से कम मुझे आगे कुछ भी सोचने से पहले बॉडी टेम्परिंग रेल्म के 8th स्टेज तक पहुंचना होगा। लिन मु ने अपने विचार मंथन सत्र को समाप्त करते हुए निष्कर्ष निकाला। लिन मु ने आकाश की ओर देखा और देखा कि अभी भी अंधेरा है, इसलिए वो बिस्तर पर लेट गया और वापस सो गया। बाद में वो 3 घंटे बाद जगा जब बाहर पहले से ही उजाला हो चुका था। लिन मु ने प्रशिक्षण लेने और नाश्ता करने की अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू की। आज वो दिन था जब उसे सराय इन में कमरे के बारे में पूछताछ करने के लिए शहर जाना था। लिन मु को उम्मीद थी कि वह सर्दियों में रुकने के लिए एक कमरा ढूंढ पाएगा ताकि वह चिंता करना बंद कर सके और अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर सके। अपनी सुबह की दिनचर्या खत्म करने के बाद लिन मु ने अपनी शहर की यात्रा की तैयारी की। उसने अपनी बनाई हुई स्लेड निकाली और उस पर कोयोट बीस्ट का शव रखा और उसे बड़े बोरे से ढक दिया। फिर उसने शहर की अपनी यात्रा शुरू की। शहर की यात्रा घटनाहीन रही और उसने बहुत से लोगों को नहीं देखा। व्यापारियों के शहर छोड़ने के बाद शहर में आने वाले यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई थी। जब वो स्पिरिट एप्पल के बगीचों के पास से गुजरा तो लिन मु को थोड़ा आश्चर्य महसूस हुआ, क्योंकि उसने स्पिरिट एप्पल से आने वाले एक परिचित एहसास को महसूस किया। उसने उस एहसास को याद करने की कोशिश की और पाया कि वो स्पिरिट ची का था। उसे स्पिरिट स्टोन से जो स्पिरिट ची महसूस हुई थी वो स्पिरिट एप्पल से निकलने वाली ची से थोड़ी मिलती जुलती थी। एकमात्र अंतर यह था कि स्पिरिट स्टोन्स में ये बहुत अधिक केंद्रित कॉन्सेंट्रेटेड थी। मुझे आश्चर्य है कि मुझे जो छोटा बैंगनी स्पिरिट फल मिला है वो स्पिरिट स्टोन्स की तुलना में कैसा होगा, लिन मु ने सोचा। लिन मु ने शहर में प्रवेश किया और व्यापारियों की अनुपस्थिति देखी। वे सभी स्टॉल और दुकानें जो 3 दिन पहले मौजूद थी अब कहीं नहीं मिली। शहर का माहौल पहले जैसा ही हो गया था। लिन मु ने सोचा कि उसे कोयोट बीस्ट का शव कहां बेचना चाहिए। अब जब व्यापारी शहर छोड़ चुके थे तो उसे इसे शहर की ही किसी दुकान में बेचना होगा। उसे पिछली बार की घटना याद आई और उसने इसके खिलाफ फैसला किया। अगर मैं इसे किसी दुकान में बेचने की कोशिश करता हूं तो बहुत से लोग इसे देखेंगे और उनमें से कुछ निश्चित रूप से मुझसे फिर से चोरी करने की कोशिश करना चाहेंगे, लिन मु ने सोचा। जब वो इस बारे में सोच रहा था, लिन मु अनजाने में शहर की मुख्य सड़क पर पहुंच गया था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने तय किया कि वह बीस्ट के शव को कहां बेच सकता है। वही है, मैं इसे जिंगवे के एम्पोरियम, जिंगवेज एम्पोरियम में बेच सकता हूं। वो महिला और बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से मुझे परेशान नहीं करेंगे और मैं वहां और हथियार भी खरीद सकता हूं, लिन मु ने सोचा। इस प्रकार उसने अपना रास्ता बदल लिया और उस सुनसान गली की ओर चल पड़ा जहां वो धूल भरी दुकान थी। एक बार दुकान पर पहुंचने के बाद लिन मु ने स्लेज को एक तरफ रख दिया और फिर दुकान का दरवाजा खोला, जिसे खोलना अभी भी मुश्किल था और खुलने पर जोर से चरमराया। दरवाजा खुलने के बाद उसने बीस्ट का शव उठाया और दुकान के अंदर चला गया। उसने देखा कि काउंटर पर कोई नहीं है, इसलिए उसने उस पर रखी छोटी घंटी बजाई। लिन मु ने 5 मिनट तक इंतजार किया।
इससे पहले कि महिला डुआन के काउंटर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर आई। डुआन के ने हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी और उसके बालों में लिली के आकार का एक छोटा हेयरपिन था। ये देखकर लिन मु ने सोचा कि उसके पास कितने प्रकार के हेयरपिन हैं। डुआन के ने उसे पहले की तरह ही अपने चिरपरिचित शांत चेहरे पोकर फेस के साथ देखा। वो काउंटर तक चलकर आए और पूछा, आज तुम्हें क्या चाहिए? मैं बीस्ट का शव बेचना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये ठीक होगा? लिन मु ने अपने चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मुझे शव दिखाओ, डुआन के ने उत्तर दिया। चूंकि लिन मु ने बीस्ट के शव को अपनी पीठ पर लाद रखा था, डुआन के उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। लिन मु ने अपनी पीठ से शव को खींचा और काउंटर पर रख दिया। फिर उसने अपनी आंखें डुआन के चेहरे पर घुमाई और पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य देखा। लिन मु ने डुआन के को कई बार देखा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे अपना संयम खोते और इतना आश्चर्यचकित भाव दिखाते देखा था। इसी कारण से उसे लगा कि कुछ गलत है या उसने कुछ गलत किया है। क्या कुछ गलत है? लिन मु ने सावधानी से पूछा। डुआन के होश में आए और उसे एहसास हुआ कि उसने आश्चर्यचकित भाव दिखाया है। जब उसने लिन मु का चिंतित चेहरा देखा तो वो समझ गई कि उसने इस बारे से देख लिया है। उसने जबरदस्ती अपनी भावनाओं पर काबू पाया और बोली, तुमने इस हाइटियर बीस्ट को कैसे मारा? डुआन के ने अपनी अभिव्यक्ति के कारण को गुप्त रूप से सही ठहराने की कोशिश करते हुए पूछा। यदि लिन मु पहले डुआन के की अभिव्यक्ति के कारण भ्रमित था, तो अब वो उसके शब्दों के कारण भ्रमित था। हाइटियर बीस्ट से आपका क्या मतलब है? लिन मु ने सवाल किया। ये बीस्ट, ये कम से कम 9th स्टेज बॉडी टेम्परिंग रेल्म का हाइटियर बीस्ट है, डुआन के ने उत्तर दिया। डुआन के की बात समझ में आने के बाद लिन मु का भाव धीरे धीरे भ्रम से डर में बदल गया। उसने एक हाइटियर बीस्ट रेजर मो ऑक्स के शिकार से परहेज किया था, जो 9th स्टेज के बॉडी टेम्परिंग रेल्म विशेषज्ञ के बराबर था। लेकिन किसी तरह उसने उसी ताकत वाले एक और बीस्ट का शिकार कर उसे मार दिया था। लिन मु ये समझ नहीं पा रहा था कि वह इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक कैसे कर पाया। फिर उसे याद आया कि कैसे स्टील बैक भेड़िए, स्टील बैक वुल्फ की खोपड़ी उसके एक वार में कुचल गई थी, लेकिन कोयोट बीस्ट की नहीं। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जब उसने हमला किया तो बीस्ट ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। अगर वो वाकई में हाइटियर बीस्ट था तो उसे उसी क्षण उसका पता लगा लेना चाहिए था जब उसने खुद को उजागर किया था। उसने पिछली बार स्टील बैक भेड़िए को केवल इसलिए मारने में कामयाबी पाई थी क्योंकि वह बीस्ट व्यापारियों मर्सनरीज पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, साथ ही वह घायल और थका हुआ भी था। यदि वह अपनी अनुकूल स्थिति में होता तो वह तरकीब उस पर कभी काम नहीं करती, और उससे भी अधिक शक्तिशाली बीस्ट की तो बात ही छोड़िए। लिन मु के माथे और पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। डुआन के लिन मु के चेहरे पर खौफ और डर देख सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के को शिकार करने से पहले इस बीस्ट की ताकत का पता ही नहीं था? डुआन के ने सोचा। क्या तुम्हें पहले से इस बीस्ट की ताकत का पता नहीं था? डुआन के ने पूछा। लिन मु, जो ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा हो गया हो, डुआन के का प्रश्न सुनकर अंततः होश में आया। नहीं, मुझे तो इस बीस्ट का नाम तक नहीं पता, लिन मु ने उत्तर दिया। डुआन के लिन मु का जवाब सुनने के बाद बस बीस्ट के शव को घूरती रही और कुछ नहीं बोली। ये देखते हुए कि वो जवाब नहीं दे रही है, लिन मु ने पूछा, क्या बीस्ट का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। डुआन के अपनी नजर बीस्ट के शव से हटाए बिना बोली। आपका क्या मतलब है, इसका नाम क्यों नहीं है? लिन मु ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए पूछा। डुआन के बीस्ट के शव से अपनी नजर हटाने से पहले 1 मिनट तक चुप रही। ये बीस्ट, यह एक म्यूटन है, यह इसका प्राकृतिक रूप नहीं है, डुआन के ने उत्तर दिया। म्यूटन? वो क्या होता है? लिन मु ने उत्सुकता से पूछा। कुछ बीस्ट, यदि वे कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, तो उस पदार्थ के प्रभाव में अपनी प्रकृति और काया फिजिक बदल सकते हैं। हालांकि अक्सर ये बीस्ट प्रजनन नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार एक अद्वितीय नमूना बनकर रह जाते हैं, अपनी प्रजाति के एकमात्र सदस्य, डुआन के ने समझाया। ये लिन मु के लिए पूरी तरह से नई जानकारी थी। उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, अपने पिता से भी नहीं, जो बीस्ट के बारे में काफी जानकार थे और खुद भी एक शिकारी थे। ये देखते हुए कि लिन मु अपनी दी हुई जानकारी को पचाने में तल्लीन है, डुआन के बोलने से पहले 1 मिनट तक रुकी। तो तुमने एक ऐसे बीस्ट को कैसे हराया जो तुमसे बहुत अधिक शक्तिशाली था? डुआन के ने पूछा। बीस्ट ने वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी जैसी उसे देनी चाहिए थी। मैंने उस पर एम्बुश किया और उसे 2 चालों में मारने में सफल रहा, लिन मु ने समझाया। क्या और विस्तार से बताओगे? डुआन के ने उत्तर दिया। मैंने कुछ चारा डाला और बीस्ट का इंतजार किया। मैं पूरे समय छिपा रहा और तभी हमला किया जब बीस्ट सही स्थिति में था और मुझे देख नहीं सकता था। मेरे पहले वार ने बीस्ट को सुन्न कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया, और अगले हमले के साथ मैंने उसकी गर्दन काट दी।
लिन मु ने पूरी तरह से समझाया। क्या बीस्ट ने अपना म्यूटेशन पूरी तरह से खत्म नहीं किया था? लेकिन यह आभा ऑरा ये बहुत हद तक उस चीज के समान है। डुआन के बड़बड़ाई। क्षमा करे क्या? डुआन के को बड़बड़ाते हुए सुनकर लिन मु ने पूछा। डुआन के रुकी और लिन मु की ओर देखा, इससे पहले कि वह रूखेपन से बोली, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। डुआन के रूखे लहजे से लिन मु थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो तुम इस बीस्ट के शव को बेचना चाहते हो? डुआन के ने विषय बदलते हुए पूछा। नहीं, पूरा बीस्ट नहीं, मैं मांस अपने पास रखना चाहता हूं, लिन मु ने उत्तर दिया। तो तुमने यहां आने से पहले इसे तैयार क्यों नहीं किया? डुआन के ने अपनी आवाज में झुंझलाहट के साथ पूछा। मुझे नहीं पता था कि इसके किन हिस्सों को बेचा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे पूरा ही रखा, लिन मु ने शर्मिंदगी से कहा। ठीक है, फिर तुम 3 घंटे बाद पैसे और मांस लेने आ सकते हो, और मैं शव को काटने डाइसेक्टिंग के लिए तुमसे अतिरिक्त शुल्क ले रही हूं, डुआन के ने सपाट चेहरे के साथ कहा। लिन मु वाक्य के आखिरी हिस्से पर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और दुकान से बाहर निकल गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि वह समझ गया था कि वह भयंकर महिला पहले से ही उससे चिढ़ी हुई थी। लिन मु की दुकान छोड़ने के बाद डुआन के की आंखें अचानक उग्र हो गईं। उसने अपना हाथ लहराया और दुकान के दरवाजे पर कई रून्स प्रकट हुए। अगर कोई व्यक्ति अभी बाहर से दुकान को देखता तो उसे केवल एक सादी दीवार मिलती। सुनसान गली में दुकान के होने का कोई संकेत नहीं था। डुआन के ने अपने हाथ से इशारा किया और बीस्ट के शव को हवा में तैरा दिया। वो काउंटर के पीछे वाले दरवाजे से गुजरी, जो उसके लिए अपने आप खुल गया। बीस्ट का शव उसके पीछे तैरता रहा और दरवाजे के अंदर उसके पीछे चला गया। डुआन के एक छोटे से कमरे में दाखिल हुई, जो छत पर लटके दीपक से रोशन था। डुआन के जिस दरवाजे से आई थी, उसके अलावा उस कमरे में कोई दूसरा प्रवेश या निकास द्वार नहीं था। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और कमरे को रोशन करने वाला दीपक बुझ गया। लेकिन अंधेरा होने के बजाय कमरा एक सफेद पृष्ठभूमि में बदलने लगा। डुआन के भी उसके साथ गायब हो गई। डुआन के जल्द ही एक विशाल आंगन जैसे दिखने वाले स्थान पर दिखाई दी। वहां विस्तृत तालाब, नदियां, धाराएं और नकली पहाड़ थे। नदियों और झरनों पर जटिल रूप से डिजाइन किए गए पुल बने हुए थे। पानी में सुंदर और आकर्षक मछलियों को तैरते हुए देखा जा सकता था। आंगन के दूसरे छोर पर एक हवेली देखी जा सकती थी, जिसे मूर्तियों, चित्रों और सुलेख कैलीग्राफी से युक्त उत्कृष्ट सजावट से सजाया गया था। हवेली के ठीक सामने एक छोटा सा मंडप पवेलियन था, जो सैकड़ों स्पिरिट फूलों से घिरा हुआ था, जिनसे सुखद सुगंध निकल रही थी। एक बूढ़ा आदमी वर्तमान में मंडप में बैठा था। वह एक कप चाय पी रहा था, जिससे ऐसी खुशबू आ रही थी जो किसी की इंद्रियों को शांत कर दे। ये बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि जिंग वेई एम्पोरियम का मालिक जिंग वे खुद था, और डुआन के का दादा भी। डुआन के धीरे से शिवालय पगोडा की ओर चली और जिंग वेई के पीछे पहुंच गई। बूढ़े आदमी का मुंह डुआन के से दूसरी तरफ था और वह वर्तमान में अपनी चाय का आनंद ले रहा था। दादाजी, डुआन के ने स्नेहपूर्वक पुकारा। बूढ़े आदमी ने एक ही बार में अपनी चाय का प्याला खत्म किया और अपनी पोती की ओर मुड़ा। तुम दुकान से वापस आ गई? क्या ये फिर से वही लड़का लिन मु था? जिंग वेई ने पूछा, आंखें बंद करके चाय के स्वाद का आनंद लेते हुए। हाँ दादाजी, वो कुछ असामान्य लाया है, डुआन के ने अपनी आवाज में थोड़ी अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। डुआन के की बात सुनकर जिंग वेई ने अपनी आंखें खोली। क्यों, वह क्या लाया? उसने आश्वस्त करने वाले लहजे में पूछा। डुआन के ने अपनी उंगलियों से इशारा किया और कोयोट बीस्ट का शव उसके सामने आ गया और जमीन पर टिक गया। उसने शव की ओर इशारा किया और बोली, ये बीस्ट का शव। जिंग वेई की निगाहें बीस्ट के शव पर केंद्रित हो गईं। एक म्यूटेंट, वो भी एक हाई टियर बीस्ट की ताकत वाला, जिंग वेई अपने आप से बोला। उसने इस बीस्ट को खुद मारा? जिंग वेई ने डुआन के से पूछा। हाँ, उसने यही कहा, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, डुआन के ने उत्तर दिया। उसके लिए इस बीस्ट को मारना संभव नहीं होना चाहिए, जिंग वेई ने कहा। वह बात नहीं है जो मुझे परेशान कर रही है, दादाजी। बीस्ट ने अपना म्यूटेशन पूरा नहीं किया था, वह समय पर लड़के के हमले का जवाब नहीं दे सका, डुआन के ने समझाया। फिर वो रुकी और आगे बोली, इस बीस्ट की आभा ये पिछले साल की उस चीज से बहुत मिलती जुलती है। मुझे लगा था कि तुमने तब इसके सभी निशान मिटा दिए थे, यहाँ तक कि वे भी जिन्हें ट्राई कार्लन पियोनीसेक्ट के शिष्य भी नहीं मिटा सकते थे, जिंग वेई ने सवालिया लहजे में कहा। मैंने किया था, लेकिन अब ये बीस्ट दिखाई दिया। मुझे लगता है कि यह शायद उस चीज के प्रभाव के कारण म्यूटेट हुआ है, डुआन के ने चेहरे पर खोए हुए भाव के साथ कहा। आज की वीडियो बस यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।